वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मात्र आप लोगों को 40 में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, तभी आप 2023 का टॉपर कहलाओगे। अगर आप डेली पढ़ते हो तो मैंने इतना प्रैक्टिस करा दिया है कि 40 के अगर आपको 80 भी क्वेश्चन कोई दे तो 80 में 80 कर दोगे, 100 भी क्वेश्चन दो तो 100 में 100 कर दोगे, क्योंकि पूरे जो भी किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे मैंने इतने प्रैक्टिस करा रखा है कि सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हमने टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा कठिन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है, वो मैं 40 प्रश्न लेके आया हूँ। अगर 40 में से 40 को सही कर देते हो तो यह आप लोग 100% बन जाओगे 2023 में टॉपर। तो देखते हैं कितने लोग करते हैं। ठीक है, और अपना जरूर आप लोग स्कोर जरूर शेयर करना। मैं लास्ट में सबका कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि 40 में से कितने बच्चों का 40 सही होता है और 40 में से कितने बच्चों का 38 हुआ, 37 हुआ, जितना भी आप लोग सही कर पाओ कमेंट करना। तो वीडियो को पहले लाइक कर देना तभी टेस्ट देना। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहूं। देखो, पहला प्रश्न यह है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी होता है उसमें प्रयुक्त होता है, क्या बताओ? एजीसीएल, कि पीबीएनओ3 होल ट्वाइस, कि एफईएसओ4, कि सीएसीओ3। बताओ जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है इन चार ऑप्शन में से। सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि 40 में 40 सही करना है तो बहुत ध्यान से थोड़ा समय ले लेना, लेकिन करेक्ट आंसर देना। जल्दबाजी में आप लोगों को गलत आंसर नहीं देना है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी प्रयुक्त होता है तो एजीसीएल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। चलो दूसरा प्रश्न, इसका भी आपको जो भी प्रश्न है सोच समझ के जवाब ही देना आप लोगों को। ठीक है, जैसे दूसरा है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। H2SO4 के जो जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बताओ? 0, 7, कि 7 से कम, कि 7 से अधिक। बताओ क्या होगा राइट आंसर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, H2SO4 है। ठीक है, आप लोग जवाब देते रहना। ठीक है, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये आपका अम्ल हो गया तो इतना बात तो कंफर्म होना चाहिए कि जब यह अम्ल है तो पीएच मान 7 से कम ही होगा। इतना तो आप लोगों को सबको कंफर्म होगा। तो 7 से कम मतलब सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी दिया है 100% उनका सही है। काउंट करते रहना अपना स्कोर। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि शुद्ध जल का जो पीएच मूल्य होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मूल्य बताओ। शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 0, 1, कि 7, कि 14। बताओ शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा है। तो देखो एक बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों की, जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। और जब उदासीन होता है तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7। बिल्कुल सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक अगर आपको याद है तो सारे प्रश्न का उत्तर दे पाओगे आप अच्छे से। चलो अगला प्रश्न देख ले। तो अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ दिख रहा है ना आप लोगों को, क्या है कि कह रहा है कि पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि जो पीने वाला जल होता है उसको जीवाणु रहित मतलब कि उसमें जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताओ? CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड का करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का, कि यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का, कि कैल्शियम कार्बोनेट का। बताओ इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है, सोच समझ के जवाब लोग देना है कि किसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारों बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है, पीने वाले पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए, उसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। चलो जितने बच्चे ने आपसे नहीं दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। धावन सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है। ठीक है, तो जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है बताओ? सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम कार्बोनेट, कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताओ धावन सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? चार ऑप्शन पढ़ दिया, चार ऑप्शन में से सोच समझ के जवाब देना आप लोगों को, क्या होगा राइट आंसर। बताओ ये प्रश्न पांचवा है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है मेरे प्यारो, जो ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। जितने बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? मतलब कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसी धातु है कि जो साधारण ताप पर जल से क्या करती है? अभिक्रिया कर लेती है। बताओ कॉपर, आयरन लोहा, कि मैग्नीशियम जस्ता, सोडियम कैल्शियम। बताओ इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा राइट आंसर।
बहुत अच्छा प्रश्न है कि साधारण ताप मतलब कम टेम्परेचर पे भी जल से अभिक्रिया कर लेता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कैल्शियम। ये जो दोनों धातु आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा भी टेम्परेचर आएगा ना तो जल से वो तुरंत अभिक्रिया कर लेगी। ठीक है, तो याद रखना। जितने बच्चों ने अगर ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, काउंट करते रहना आप लोग अपना आंसर। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न यह है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? ठीक है, बताना है कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। देखिए, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित वही नहीं कर सकती है कि जो कम अभिक्रियाशील तत्व होगा। हाइड्रोजन से जो कम अभिक्रियाशील होगा वही हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो आपको बताना, सक्रियता श्रेणी हमने बताया था, तो सक्रियता श्रेणी में आपको बताना कि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो बताओ, एफ लोहा, कि जिंक, कि कॉपर, कि मैग्नीशियम? बताओ क्या होगा राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, बताना है आप लोगों को। तो इसमें से हो जाएगा आप लोगों का कॉपर, क्योंकि कॉपर जो है ना हाइड्रोजन के नीचे आता है, और हाइड्रोजन के नीचे आने का मतलब कि कम अभिक्रियाशील है, और कम अभिक्रियाशील है तो विस्थापित तो करेगा नहीं हाइड्रोजन को। ठीक है, जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलो आगे देख लो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। कह रहा है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। एनोडिंग, कैटिनेशन, विषमरीकरण, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि जो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन के द्वारा जो परत बन जाती है, तो ऑक्सीजन की जो परत बनती है एल्युमिनियम पे, उसको क्या कहते हैं बताओ? एनोडिंग कहते हैं, कैटिनेशन, विषमरीकरण, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एनोडिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एनोडिंग कहते हैं। तो जितने बच्चों ने ए दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि फार्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र निम्न में से है। ठीक है, कह रहा है फार्मेल्डिटाइड। ठीक है, पूरा ध्यान से पढ़ना। फार्मेल्डिटाइड का जो अणु सूत्र होता है इनमें से कौन है? HCHO, कि CH3COOH, कि C2O4H2, कि HCOOH? ठीक है, सोच समझ के जवाब देना कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, HCHO। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है 100%। ठीक है, याद रखना। चलो अगला देख लो। अगला यह है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल होता है, कि एथेनोइक अम्ल होता है, कि आपका मेथनोइक अम्ल होता है, कि प्रोपेनोइक अम्ल होता है? ठीक है, चार ऑप्शन दिया हूँ, बताइए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है ना, सिंपल है, बता दोगे आप लोग। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है उसे बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न का बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसमें से यह है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक पूछ रहा है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि असंतृप्त यौगिक क्या है। एथेन, मेथेन, की एथिलीन होगा, कि एथाइल एल्कोहल होगा? बताओ राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से असंतृप्त यौगिक पूछ रहा है, तो असंतृप्त यौगिक होगा आप लोगों का एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन, ऑप्शन सी। जितने बच्चे ने अगर ऑप्शन सी दिया है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लो यहाँ पे। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड, ठीक है, आप देखो इसमें से पूछ दिया एल्डिहाइड क्या है। ठीक है, तो एल्डिहाइड आपको बताना है। इन चार ऑप्शन में से एल्डिहाइड क्या है? मेथेनॉल, मेथेनल, एथेनॉल, की एथेन? बताओ क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है तो हो जाएगा आपका मेथेनल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि क्षारीय धातु है, इसमें से बताना है कि क्षारीय धातु कौन है इसमें से। ऑप्शन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, की बेरियम, बुरान, की एल्युमिनियम, की गैग्नियम, की कैल्शियम, आपका Ag, की Au? सोना चांदी। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से क्षारीय धातु मतलब क्षारीय कौन है इसमें से बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लेना। इसके बताना कि क्षारीय कौन है। तो देखो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, क्षारीय जो है ऑप्शन बी होगा। क्योंकि देखो लिथियम हुआ आपका, सोडियम हुआ आपका, पोटेशियम, ये सभी क्या है? क्षारीय धातु है। ठीक है, याद रखना, यह आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना इस प्रश्न को। चलो अगला प्रश्न देख लो।
अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, आपको बताना कि धात्विक कौन सा इसमें से। ठीक है, चलो तो देखो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका फास्फोरस, फिर हीलियम, लिथियम, फिर आपका है सल्फर। बताना है कि कौन सा तत्व इसमें से जो है वो आपका धात्विक है। ठीक है, तो चलो बताओ, सोच समझ के जवाब देना कि राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आपका? लिथियम। ठीक है, लिथियम ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी आप लोगों का फास्फोरस हुआ, आपका हीलियम हुआ, सल्फर, ये सभी जो है सब आपके अधातु में आ जाएंगे। ठीक है, लिथियम जो है आपका धातु है। तो जितने बच्चों ने अगर सी दिया है तो बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देख लो। देखो अगला प्रश्न यह है, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना इसका। अगला प्रश्न यह है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पायरुवेट होता है, जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? कोशिका द्रव में होती है क्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कि हरितलवक में होती है, कि केंद्रक में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखो ये होता है कि पायरुवेट के जब विखंडन होते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा जो देता है, तो ये क्रिया किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही, 100%। तो इस स्कोर में अपना नोट कर लेना। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न यह है कि पूछा है कि मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। देखो कभी कभी कोष्ठों पूछता है तो कभी कभी वेस्मो भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? वेस्मो। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो बताओ आप लोग कि मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 की 4? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। होता है ना आपका दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, ठीक है, दायां निलय, बायां निलय, यही तो 4 होता है। तो याद रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। कह रहे पादप मतलब पौधे में ये जो जाइलम होता है, तो जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का वहन करता है, कि भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है? देखो पादप मतलब पौधा में जो जाइलम का कार्य होता है, तो जो जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करने में। ठीक है, अगर यहाँ फ्लोएम पूछता तो भोजन का वहन हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करने में। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? पौधों में जो कायिक प्रवर्धन होता है, तो कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग जो है अधिक अनुकूल होता है? बताना है, पत्ती, जड़, तना की प्रकलिका? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तना। ताना जो है वो अधिक अनुकूल होता है कायिक प्रवर्धन के लिए पौधों में। तो ये बात आप लोग याद रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काउंट करते रहना ईमानदारी से आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो क्या है कि डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, कि केंद्रिका में, कि केंद्रक में? बताओ क्या होगा राइट आंसर? कि डीएनए पाया जाता है। मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है? देखो डीएनए जो है पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे? केंद्रक में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चों ने डी दिया है तो बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देख लो। ठीक है, अगला प्रश्न में यह है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। कि जो जाइगोट है, तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 4x, 3x, 2x, कि ओनली x? ठीक है, तो बताओ क्या होगा राइट आंसर? कि पूछा है यहाँ पे कि जाइगोट के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो आप ऑप्शन सी पे क्लिक करना। कितनी होती है? 2x होती है। कितनी? 2x। तो जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ अभी 20 प्रश्न हमने यहाँ पे आप लोगों को हो गया। 21 प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न 21 क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों के अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी, इथोलॉजी, की पैलियोंटोलॉजी, की बायोलॉजी? बताओ विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलो आगे फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला यह है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। मतलब कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? जल का, हीरा का, कांच का, तारपीन का, तेल का। ठीक है, तो बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। तो आप सिंपल जवाब दोगे हीरा का, क्योंकि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, किसी भी तुलना में सबसे ज्यादा अगर अपवर्तनांक होता है तो हीरा का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यह है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है, कह रहा है कि कोई दर्पण है किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वो बनाता है सदैव सीधा, मतलब हमेशा सीधा बनाता है। तो कौन सा दर्पण कहलाएगा? केवल समतल दर्पण, कि केवल अवतल दर्पण, कि केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल अथवा उत्तल? चलिए तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारों बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या तो वो समतल होगा या तो वो उत्तल होगा, क्योंकि देखो समतल में भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और उत्तल में भी हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसलिए दोनों ऑप्शन पे चूज करेंगे, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ठीक है, तो सोच समझ के जवाब आप लोगों को देना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर मतलब आपका आंख जो है वह स्वस्थ है तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होगी? ठीक है, न्यूनतम, अधिकतम नहीं पूछा है, याद रखना आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को अधिकतम नहीं पूछा है, यहाँ पे न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम मतलब कम, कम से कम आप कितनी दूरी पर देख सकते हैं अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो? बताओ, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के अनंत पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम दूरी पूछ देता ना यहाँ पे कि अधिकतम दूरी कितना होगा, तो आप अनंत पर क्लिक करते हैं। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक कितनी दूरी पे देख सकते हैं? अनंत पर। न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी दूरी पे आप देख सकते हो स्पष्ट? तो 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यह बात आप लोग बिल्कुल याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न यह है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर आपके आंख में दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है आपकी आंखों में, तो उसके कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? रेटिना पर बनेगा, कि रेटिना के पीछे, कि रेटिना के आगे, की नेत्र लेंस पर? बताओ राइट आंसर क्या होगा। कि दूरदृष्टि दोष आपकी आंखों में है तो दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया है 100% उनका आंसर जो है सही है। आगे बढ़ चलेंगे, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर आप चंद्रमा पे हो और चंद्रमा से देख रहे हो आकाश को, तो आकाश कैसा दिखेगा? बैगनी, कि नीला, कि काला, कि सफेद दिखेगा? बताओ क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो मेरे प्यारों बच्चों काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न का आप लोग उत्तर बताओ क्या होगा। कह रहा है कि प्रकाश का वेग जो है वो निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? बताओ प्रकाश का वेग जो है निम्न में से किस माध्यम में अधिक होता है? वायु, जल, कांच, की निर्वात? बताओ क्या होगा राइट आंसर कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिक होता है? तो सिंपल जवाब दोगे निर्वात में, क्योंकि निर्वात में क्या होता है कि प्रकाश, जो धूल के कण होते हैं बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, कुछ कण ही नहीं होते हैं धूल के कण। जब धूल के कण होंगे नहीं तो प्रकाश को कौन रोकेगा? कोई नहीं, तो उसमें स्पीड इसकी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत लोग वायु देते हैं, नहीं, वायु से भी खाली स्थान होता है निर्वात का, तो निर्वात में क्लिक करना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है। अब यहाँ पे धारा का मात्रक पूछ लिया। धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम, एम्पियर, की जूल, की ओम? बताओ क्या होगा। तो धारा किस में नापते हैं? तो धारा सिंपल, धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न यह है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। बताओ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, की ओम प्रति मीटर,
कि ओम मीटर की मीटर प्रति ओम। बताओ प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सिंपल जवाब आप दे दोगे, इसका तो बहुत सिंपल जवाब होगा। प्रतिरोध किस में नापते हो? ओम में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न का आंसर बताइए। दिख रहा है आप लोगों को ना? कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच जो है ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ बनेगा? वृत्त की सरल रेखा, कि अर्धवृत्त, की लगातार दिशा बदलती रेखा। पूछ रहा है कि ओम का नियम जो है, ओम का नियम दिए थे कि वी तथा आई के बीच उन्होंने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ कैसा था? बिल्कुल सीधा रेखा था। ठीक है, बिल्कुल कैसा रेखा था? सरल रेखा था। तो ऑप्शन ए जो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर 3 ओम है तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? ठीक है, देखो V बराबर दिया है, ठीक है, वोल्ट कितना दिया है? 1.5 और R बराबर कितना दिया है? 3 ओम। तो अधिकतम मान पूछ रहा है धारा का, I का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो I का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो I का वैल्यू होगा, I बराबर क्या होता है? ओम का नियम, I बराबर V बटे R। तो V आपका क्या है? 1.5। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? R का वैल्यू 3। तो ये 10 में हटाओगे तो ऊपर 15 और नीचे हो जाएगा 30। तो 15 कम 15, 15 दूनी के 30, 1/2 का मतलब 0.5 और धारा है तो एम्पियर में 0.5 एम्पियर। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखो कितना सिंपल है, इस तरह आप लगा दोगे तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आप कर दोगे इसको। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा की, कोयला या पेट्रोलियम की, सौर ऊर्जा की, जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा जो है वो किसका स्रोत होता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। जीवाश्म ऊर्जा, तो आप सिंपल जवाब दोगे सौर ऊर्जा का। जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है यह सौर ऊर्जा नहीं होगा, ये गलत है, मुझसे मिस्टेक हो गया था। कोयला और पेट्रोलियम होगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। जितने बी दिया होगा उनका आंसर सही होगा। ठीक, देख लो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? कह रहा है कि अगर हमें गर्म जल प्राप्त करना है वो भी सौर जल ताप का उपयोग करके, मतलब सौर ऊर्जा लगा होता है तो उससे जो सूर्य का प्रकाश उस पर जाता है तो सौर ऊर्जा का जो यहाँ पे लगा होता है वो हीट होता है उसमें, उससे अगर हमें गर्म जल प्राप्त करना है तो किस दिन हम गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, गर्म दिन, कि बादलों वाले दिन, कि पवन वायु वाले दिन? बताओ किस दिन हम गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो सिंपल जवाब दोगे आप लोग, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न यह है यहाँ पे कि अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु कौन है? अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु कौन है? मतलब अम्ल से हाइड्रोजन कौन अलग कर सकता है? तो वही अलग कर सकता है जो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो ऑप्शन है मैग्नीशियम जिंक, क्या ऑप्शन बी प्लेटिनम, क्या ऑप्शन सी कॉपर, क्या ऑप्शन जी Hg पारा? बताओ क्या होगा राइट आंसर? कर सकती है विस्थापित वही करेगी जो अधिक अभिक्रियाशील होगी, तो वो मैग्नीशियम और जिंक। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यह होगा। यहाँ तक कंफर्म है आप लोग? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है, चलो देखो अगला प्रश्न यह है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? बताओ कैल्शियम फास्फेट का सूत्र CaPO3 होल्ट वाइज, कि CaPO4, कि CA3PO4 होल्ट वाइज, कि CaPO2O4 होगा? बताओ कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होता है क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब आप लोग देना इसका। ठीक है, पूछ रहा है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र। मेरे प्यारों चीज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट का होता है CA3PO4 होल्ट वाइज होता है। जितने बच्चों ने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल उनका आंसर सही 100%। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सी जो धातु है उष्मा की कुचालक है, जिसमें से उष्मा नहीं निकल पाए, ठीक है, नहीं जा पाए? बताओ पारा, सोडियम, सीसा की लोहा? ठीक है, तो धातु पूछ रहा है कि कौन सा धातु उष्मा की कुचालक है, तो ऑप्शन सी सीसा जो है वो आपका उष्मा का क्या है? कुचालक है।
ठीक है, जितने बच्चों ने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है, तो इस पे क्लिक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और काउंट करते रहना आप लोग कि कितना सही हो रहा है आपका। अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है बताओ। ऑप्शन है CHO, मतलब सिंगल बॉन्ड CHO, कि ग्रेटर देन सी सिंगल ट्रिपल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, कि सिंगल बॉन्ड OH, कि सिंगल बॉन्ड OCH3। बताओ प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा दिखने को आपको मिलता है। तो क्रियात्मक समूह प्रोपेनल में होता है सिंगल CHO, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है CHO। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या है। एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम पूछ रहा है। मेथेन, एथेनॉल, एथेनॉल की प्रोपेनॉल। बताओ क्या होगा एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम। देखो एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम होता है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल होता है, एथेनॉल नहीं। देखो ये हट जाएगा ना तो एथेनॉल कहलाएगा। कभी कभी ये भी ऑप्शन में दे देता है तो उस पर लोग क्लिक कर देते हैं। एथेनॉल होता है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है कि मनुष्य में जो वृक्क है, वृक्क मतलब किडनी है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, कि परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित किससे है। तो सिंपल जवाब होगा उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। लास्ट प्रश्न है देख लो। लास्ट प्रश्न बताओ क्या होगा कि वह प्रक्रियाएं जिसमें जो जटिल कार्बनिक अणु होता है वो सरल अणुओं में टूटते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया कहलाता है। उपचयी अभिक्रियाएं, उपचयी अभिक्रियाएं, कि ए तथा बी दोनों की सामान्य अभिक्रियाएं। तो वह प्रक्रिया जिसमें जो जटिल कार्बनिक अणु होता है वो सरल अणुओं में टूट जाता है तो क्या कहलाता है। तो उसे बोलते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों हमने 40 प्रश्न कराए। 40 में से आपको बताना है कि कितने बच्चों का 40 में 40 सही था और कितने बच्चों का जितना भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे आंसर दिया है सही, उसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करना है। और इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की, और तैयारी आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।